हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसा काय केड़ो हाल है केमो नाचो मैं सोनी वेलकम टू इजीली। सो बच्चा पार्टी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी डिफरेंशिएशन हम खत्म कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर ये तीन ऐसी चीजें हैं, ये तीन ऐसे टूल हैं, ये तीन ऐसे मैथमेटिकल टूल हैं जिनके बिना फिजिक्स पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर ऐसा भी कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर का नॉलेज नहीं होता है, मैं बार बार आपको हर क्लास में यही कह रहा हूं, फिजिक्स आपको ऐसा लगेगा बहुत हार्ड है, बट रियलिटी ये है बच्चों की फिजिक्स हार्ड नहीं है। ये टूल्स का यूज जब तक आपको आता नहीं है तब तक फिजिक्स हार्ड लगती है। इसलिए ही ये मैथमेटिकल टूल मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, ताकि फिजिक्स जब हम पढ़े अच्छे से तो हमको फिजिक्स समझ में आए। तो अभी तो हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो हम मैथमेटिकल टूल्स पे ही चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारा जो बेस है, हमारा जो फंडामेंटल है वो मजबूत हो जाए, और वो करना मेरा काम है, ठीक है ना। तो आइए आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। सो हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो मैंने आपको डीपीपी दी है डिफरेंशिएशन की, वो आप सब बच्चों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, साइंस इजीली चैनल है, साइंस इजीली, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है साइंस इजीली, है ना, साइंस इजीली, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप वहां पर भी अपने डाउट्स क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप कहीं से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है बेटा। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये समझ लीजिए भाई बहन है, ठीक है, ये समझ लीजिए भाई बहन है। थोड़ा सा समझते हैं पहले कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। पहले उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, ताकि आपको कभी भी इंटीग्रेशन में दिक्कत ना हो। और हम उतना पढ़ेंगे जितना कि हमें फिजिक्स में काम आने वाला है। हमारे 11th और 12th की फिजिक्स के पढ़ते दौरान हम उतना इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे जितना कि जेई वाले बच्चे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो मैथमेटिक्स वाले सर जेई वालों को पढ़ाई देंगे। पर जो नीट के बच्चे हैं, हमको उतना इंटीग्रेशन आना चाहिए जितना हमें फिजिक्स में काम आता है सर, ठीक है, ओके। सो कुछ बातें जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। सबसे पहले, जैसे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर है बेटा, कोई भी अगर क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, तो हमेशा उस मैथमेटिकल ऑपरेशन का इनवर्स ऑपरेशन मौजूद होगा। हर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या इनवर्स ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। हर मैथमेटिकल ऑपरेशन का इनवर्स ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि, जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लेते हैं, क्या, एडिशन। जैसे मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन लिया, ठीक है ना। तो एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन, एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन या उसका उल्टा ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, सबको ही पता है सर। इसका इनवर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन जो है, मैंने पूछा मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे सर मल्टीप्लीकेशन का जो इनवर्स ऑपरेशन होता है वो डिवीजन होता है ना। ये सबको पता है ना ये बातें, बोले यस सर। अगर मैं बोलूं एक ऑपरेशन स्क्वायर, भाई किसी चीज का आपने क्या स्क्वायर किया, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या हो गया, इसका इनवर्स ऑपरेशन हो गया। तो स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन डिवीजन, एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो ठीक उसी तरीके से डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन जो होता है उसका जो इनवर्स ऑपरेशन है, उसका जो उल्टा ऑपरेशन है
किसका? डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स जो ऑपरेशन होता है, उल्टा जो ऑपरेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। सो आपको बहुत बुक्स में ये डेफिनेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? आपको ये मिलेगी कि क्या है भाई इंटीग्रेशन। सो आपसे ये कहा जाएगा कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन इज इंटीग्रेशन। बोले ठीक है साहब, पर सर अभी भी फील नहीं आया है हमको, है ना, तो वो हम दिलाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। बट अभी जो हमने सीखा है पहले इसको लिखते हैं, जो आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो इंटीग्रेशन के बारे में जो बुक्स में आपको मिलेगा वो पहली लाइन तो यही मिलेगी कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन हमने ये लिख लिया कि भाई जो अपना इंटीग्रेशन है ना, वो कुछ नहीं बस डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा मतलब हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने जैसे डिफरेंशिएशन किया, किसका डिफरेंशिएशन किया आपने? मान लीजिए आपने डिफरेंशिएशन किया किसका? साइन एक्स का। तो जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर कोस एक्स आता है ना? बोल हाँ सर हमें पता है ये फॉर्मूला, हमने ये पढ़ लिया। तो बस मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हो, ये क्या है? एक ऑपरेटर है। डी बाई डी एक्स क्या है? ऑपरेटर है। इसमें जैसे आपने क्या डाला? साइन एक्स डाला, आपको क्या मिल गया? कोस एक्स मिल गया। ऐसे ही इंटीग्रेशन भी, जो इंटीग्रल है वो भी क्या? एक ऑपरेटर है ना? और वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो डिफरेंशिएशन का उल्टा देता है। जैसे समझो, पहले थोड़ा समझते थोड़ा सा। जैसे मान लो इंटीग्रेशन का जो निशान होता है वो ऐसा होता है। थोड़ा समझो पहले एक बार। इंटीग्रेशन का जो निशान होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का बना हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इंटीग्रेशन निशान कुछ इस तरह का होता है। और यहां पे अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा भाई इस चीज का इंटीग्रेशन होगा। और मान लो मैंने यहां पे dx लिख दिया, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में होगा। जैसे यहां पे क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। यहां पे जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन होता है, यहां पे जो लिखा हुआ होता है उसका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। यस और नो? और यहां पे x लिखा है मतलब x के रेस्पेक्ट में साइन x का क्या है? डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना? अब ऐसे ही अगर मैंने यहां पे कुछ भी लिखा तो इसका इंटीग्रेशन है, और किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो अब समझना, थोड़ा समझते हैं इसको वापस अच्छे से। तो मैंने एक लाइन लिखी है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं पहले इस लाइन का मतलब, बस सिंपल सा, फिर हम इसको थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, है ना? कि भाई जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब ये डी बाई डी एक्स, ये जो ऑपरेटर है जैसे ही साइन एक्स पे लगता है, ठीक है ना, साइन एक्स पे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर जैसे लगता है ये कॉस एक्स में तब्दील हो जाता है। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। यस, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि cos x का इंटीग्रेशन, कोई यहां पे जो भी लिखा होगा उसका इंटीग्रेशन होगा, और यहां पे dx लिखा है इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये क्या होता है? sin x होता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक एग्जांपल और बात करता हूं। जैसे आपको पता होता है कि भाई cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। यस और नो? बोले हाँ सर पता है मैं। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि माइनस का जो साइन एक्स होगा ना, माइनस का जो साइन एक्स होगा ना, उसका जो इंटीग्रेशन होगा ना एक्स के रेस्पेक्ट में, वो क्या होगा? कोस एक्स होगा। तो मैं ये लाइन समझाना चाह रहा हूं पहले तो आपको कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन अगर माइनस sin x है तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो sin x है
उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोसेक्स होता है। थोड़ा सा अपन को इसको बाद में समझेंगे। जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं हमेशा एक कांस्टेंट यहां पर आके ऐड होता है। वो क्यों होता है, क्या होता है, वो सारी बातें अपन थोड़ी देर में करने वाले हैं। पर मेरा मकसद अभी केवल इस लाइन को समझाना था और कुछ नहीं, कि भाई इंटीग्रेशन, पहले दिमाग में आपको ये बात डाल लेनी है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स ऑपरेशन इज इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन अगर माइनस sin x है तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा। थोड़ा सा चर्चा अलग से करते हैं, ये बातें अपन बाद में करेंगे अच्छे से। पहले बेस्ट जो फर्स्ट लाइन थी वो मेरे को समझाना आपको था, तो मैंने समझाया। हमारा मेन मकसद पहले ये समझना होना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत चलो समझ में आया कि भाई इंटीग्रेशन सर आप कह रहे हो कि अपोजिट प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, पर मजा नहीं आया इस लाइन में, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करता है, इंटीग्रेशन पढ़ा क्यों जाता है, क्यों जरूरत पड़ गई हमको मैथमेटिक्स में पढ़ने की। तो जब डिफरेंशिएशन को लोग साइंटिस्ट काम ले रहे थे ना, तो जब इंटीग्रेशन की खोज हो रही थी या इंटीग्रेशन के बारे में लोग सोच रहे थे, तो उनको पता नहीं था ये बात कि वो डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो बाद में पता लगा इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। थोड़ा समझना, मैं आपको कुछ बातें करता हूं, थोड़ा समझना। जैसे मान लीजिए बेटा कोई एक ग्राफ है ना, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां पे वाई क्वांटिटी ले ली मैंने और यहां पे एक्स क्वांटिटी ले ली, राइट। और मैं आपसे कहता हूं कि ग्राफ कोई क्लोज ग्राफ आया होगा कुछ इस तरीके से, समझना, ये समझ लो कुछ इस तरह का ग्राफ था, ठीक है ना। और मान लीजिए यहां पे क्या लिखा होगा, कोई यूनिट होगी 3, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल यहां पे 1 लिखा होगा, और फॉर एग्जांपल यहां पे ये डॉटेड लाइन है सारी, ग्राफ मैन यही है, ठीक है ना। और यहां पे लिमिट लिखी होगी मान लीजिए 5, यहां पे 1 है और यहां पे 5 लिखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है y और x के बीच में बना हुआ, इसके नीचे का ये एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ। मैंने पूछा कि ये एरिया बताइए, मैंने पूछा, क्या पूछा मैंने, जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है ना, शेडेड एरिया है ना, ये वाला शेडेड एरिया, ये क्या होगा। सो आपने बोला सर सिंपल है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई सर, 4 हो गई। और सर ये जो डिस्टेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी है, 3 है, तो 4 3 जा 12, तो 12 होगा। और जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर ये मैं कहता हूं कि मीटर में मैंने लिया, ये भी मीटर में मैंने लिया, फॉर एग्जांपल अगर ये इधर मीटर में है x, और फॉर एग्जांपल जो y है, y मान लीजिए y भी अगर किस में है, मीटर में, समझ लो, तो आप क्या बोलोगे, सर ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, आपने ऐसा कह दिया। तो यहां पे एक सिंपल सा, अगर कोई y और x में कोई कर्व है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, तो उसके अंडर का एरिया, अगर यहां पे ये रेक्टेंगल बन रहा है तो उसका आप एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट मान लीजिए y और x में कुछ ग्राफ जो था वो कुछ इस तरह का रहा होगा, इस तरह का कोई ग्राफ रहा होगा। मान लीजिए यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 5 लिखा है, और यहां पर फॉर एग्जांपल 10 लिखा है, ठीक है ना। और मान लीजिए साइंटिस्ट लोगों को जरूरत पड़ी इस एरिया को निकालने की, समझो इस एरिया को निकालने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो भाई सर अभी भी आराम से निकाला जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। सर अभी जो शेडेड एरिया होगा वो क्या होगा, आप सर एक काम करिए, ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल करिए, हमको पता है 1/2 हाइट सर 10 और बेस, सर ये कितना हो गया, 4 हो गया। भाई यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 1, इसका मतलब ये 4 बन गया, जैसा यहां पे हुआ था। यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 1, इसका मतलब ये 4 हो गया। तो ये 4 इंटू ये तो क्या है मैंने 3 यहां पे भी, तो यहां पे कितना हो गया भाई, ये कट गया, यहां से कितना आ गया 5 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो जो भी यूनिट होगा वो यहां पे अपन लिख देंगे, ठीक है। तो अगर ये शेडेड एरिया रेक्टेंगल है निकाल सकते हैं, शेडेड एरिया अगर ट्रायंगल है निकाल सकते हैं, शेडेड एरिया अगर आपके पास मान लो कोई स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट
क्या हो अगर यहां पे मान लीजिए y है और यहां पे मान लीजिए x है, ध्यान समझना बेटा, और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का ग्राफ है, कुछ भी बन रहा है, और ये, और मैं बोल रहा हूं यहां पे 1 लिखा हुआ है और यहां पे 5 लिखा हुआ है, और ये शेडेड एरिया चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आपको, मेरे को जो है भाई, अब ये वाला जो शेडेड एरिया है, एरिया, शेडेड एरिया मेरे को चाहिए। तो अब हमें क्या आ गई भाई साहब, प्रॉब्लम आ गई, जैसा हो रहा हूं, क्योंकि ना तो ये रेक्टेंगुलर है ना ये ट्रायंगल है, कुछ भी नहीं है, सर कैसे करें। तो ऐसी सिचुएशंस में हम फंस रहे थे, समझ रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम आई साइंटिस्ट लोगों के सामने कि भाई ये जो ग्राफ है हमारे पास में इस तरह का, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई नहीं किया, उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने क्या ट्राई किया मैं समझाता हूं। पहले उन्होंने ऐसे सोचा कि इसको ऐसा करते हैं। क्या सोचा उन्होंने, ध्यान समझना। उन्होंने सबसे जो शुरुआत हुई इसकी, वहां से मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने ऐसे सोचा कि यार एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहां पे अगर y लिखा है और यहां पे अगर x लिखा हुआ है, और अगर भाई ये ग्राफ अगर कुछ इस तरह का है ना, इस तरह का अगर है, और अपन को अगर ये एरिया चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेते हैं। छोटे छोटे इस तरीके से क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, समझ रहे हो। छोटे छोटे इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेते हैं, और इन सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और वो एरिया हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। पर ध्यान से देखो, यहां पे कुछ वेस्ट हो रहा है। जैसे मान लो अगर यहां पे बात करें, मैं आपको कुछ दिखाऊं, अगर यहां पर एक रेक्टेंगल बन गया ये वाला 1 नंबर का, ठीक है ना। यहां पे बात करें तो यहां पर ये 2 नंबर वाला रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। यहां पे बात करें तो यहां पे ये 3 नंबर वाला बन गया। यहां पे बात करें तो ये 4 नंबर वाला बन गया। यहां पे बात करें तो ये 5 नंबर वाला बन गया। यहां पे बात करें तो ये 6 नंबर वाला बन गया। यहां पर बात करें तो ये 7 नंबर वाला बन गया। यहां पे बात करें तो ये 8 नंबर वाला बन गया, ठीक। पर ध्यान से अगर देखो, ध्यान से अगर आप देखो, तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आप अगर इन सारे रेक्टेंगुलर का एरिया निकालते हैं और इन सब रेक्टेंगल का एरिया जोड़ते हैं, तो क्या आपके पास में जो एरिया निकल के आया है, क्या उसकी वैल्यू एक्यूरेट है? सवाल मेरा सबसे पहले ये है। भाई साइंटिस्ट लोगों ने यही सोचा कि एक काम करो, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर में इस पूरे एरिया को तोड़ दो और इन सब रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जैसे आप ऐसा करोगे, आपको ये ग्राफ के नीचे का एरिया मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है कि यहां पर देखो ये स्पेस है, यहां पे 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 स्पेस है। मतलब अगर आप इसको जूम करते हो, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, क्या आप इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ते जा रहे हो ना, तो यहां पे ये स्पेस 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 आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा हमको ऐसा करना है, ठीक है ना, तो भाई पहले दिमाग में लोगों की बात ये आती है कि भाई ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ दो, तो जो शेडेड एरिया जिसकी जिस जो हमको ये एरिया चाहिए, है ना, तो उन्होंने बोला यार ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया है वो पता है किसके बराबर होगा? बोले किसके बराबर होगा साहब? बोले जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल जो आपके आए हैं, जो रेक्टेंगल आए हैं आपके, बोले हाँ, उनके सारे जो एरिया है, A1 प्लस A2 प्लस A3, जितने भी आपने तोड़े हैं उनको, है ना, उन सब के एरिया आप जोड़ दो। बट यहां पे भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये जो एरिया है नॉट मच एक्यूरेट, नॉट मच
एक्यूरेट। ये एरिया जब सब एरिया को आप जोड़ रहे हो तो इतना ये एक्यूरेट नहीं है। तो ये एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? अगर ये सोचें, इस सवाल पे क्वेश्चन बना है कि एक्यूरेसी बढ़ाना है तो क्या करें। तो भाई अगर ये एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है तो ये जो स्ट्रिप्स आपने लिए, रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप्स लिए, ये और छोटी ले लो। ये रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप्स आपने लिए, ये क्या ले लो, इसको और छोटी कर दो। मतलब और दिमाग लगाया साइंटिस्ट लोगों ने। तो उन्होंने बोला एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास में जो y और x में ये जो ग्राफ आ रहा है, इस ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना थोड़ी सी बात। और जिस एरिया की बात करो उसको अगर आप चाहिए तो अभी जो स्ट्रिप्स है ना और छोटी ले लो, बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले लो, छोटी स्ट्रिप्स ले लो, बिल्कुल छोटी स्ट्रिप्स ले लो। तो जितनी छोटी आप स्ट्रिप्स लोगे, है ना, तो उतना ही आपका कम एरिया क्या होगा, बर्बाद होगा। उन्होंने ये सोचा ये स्ट्रिप्स जो है बहुत पतली लेने लग जाओ, है ना। तो ये बात तो सही थी, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक काम करो, आप क्या करो, जो स्ट्रिप्स की जो साइज है ना, ये स्ट्रिप्स रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप्स आप ले रहे हो, रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप्स आप ले रहे हो, है ना, इनके आप क्या कर दो, साइज जो है बहुत स्मॉल कर दो, मतलब इनको बहुत पतला कर दो। और इनकी जो नंबर है उनको क्या कर दो, आप इंक्रीज कर दोगे ना, तो फिर जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो फिर वो जो एरिया लगभग वैसा कुछ बराबर आ जाएगा, ऐसा सोचा उन्होंने। बात समझ रहे हो? अब कितना ही इसको पतले स्ट्रिप में तोड़ दो, जैसे वापस इसको भी जूम करोगे ना, जैसे इसको भी अगर वापस आप क्या करोगे, जूम करोगे, तो वापस आपको खाली जो जगह है, जो वेस्ट एरिया है, वो भी आपको अभी भी दिखने लग जाएगा। यस और नो? अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं इसको भी अगर जूम करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अगर मैं इसको भी क्या करता हूं भाई, अगर इसको भी मैं जूम करता हूं, है ना, और मैं यहां पे रेक्टेंगल बनाना शुरू करता हूं, अभी दोबारा वापस मैं रेक्टेंगल बनाना शुरू कर देता हूं यहां पे भी। समझिए मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लो, ये फ्री स्पेस आ गया, ठीक है। कहीं पे भी आप चालू करिए, यहां पे फ्री स्पेस आ गया, यहां पे फ्री स्पेस आ गया, यहां पे फ्री स्पेस आ गया, तो आपको तो वो फ्री स्पेस मिलेगा। देखो ये मिले, ये फ्री स्पेस आ गया, ये फ्री स्पेस आ गया। वो आपको लग रहा है कि आपने एक्यूरेट मेजरमेंट कर लोगे, छोटे स्ट्रिप तोड़ लोगे इक्वल लेंथ की, और ये डिस्टेंस अगर पता है तो हम कर लेंगे, पर ये आपकी सोच की गलती है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ऐसे करेंगे यार, ऐसा करेंगे, है ना। सोचने में कोई किसी को दिक्कत थोड़ी ना है, सोच तो कुछ भी सकता है कोई भी, उसमें दिक्कत थोड़ी ना है। और वहीं से तो चीजें स्टार्ट होती है। साइंस के लोग ऐसे तो करते हैं ना, पर प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको मैंने जूम करके दिखाया, अब हमको वो खाली जगह नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने इसको वापस छोटा कर दिया तो आपको नहीं दिख रही, पर जूम करते वापस खाली जगह दिखने लग जाएगी, तो वेस्ट अभी भी हो रहा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार क्या मतलब इस प्रॉब्लम का क्या समाधान निकाला जाए। भाई एक तुमको एक बात बताता हूं मैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या लाइन जानते हैं, ईच ग्राफ या जो भी कोई कर्व है, कोई भी जो कर्व होता है ना, ईच कर्व हैज एन इक्वेशन। तुम्हें पता है ना, कोई भी जो ग्राफ होता है उसका क्या होता है, इक्वेशन होता है। यस और नो? बोल हाँ सर होता है। तो समाधान ये निकाला गया था, जो हमने सीखा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल इसका इक्वेशन कुछ भी रहा होगा, मुझे नहीं पता इसका इक्वेशन क्या है, कुछ भी होगा, उल्टा पुल्टा सीधा कुछ भी होगा। मान लीजिए y का इक्वेशन y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने 2x² लिखा, ये इक्वेशन, ये तो नहीं पैराबोला होगा पर बता रहा हूं एग्जांपल लेके, है ना। तो ये किसका फंक्शन, x का फंक्शन है। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि हर कर्व का एक इक्वेशन होगा, वो किसी, अगर मान लो यहां पे अगर आपने y क्वांटिटी ली और यहां पे x ली है ना, यहां पे अगर आपने y क्वांटिटी ली और यहां पे x ली है, सो ये जो y होगा x का क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इक्वेशन होगा, हर कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो भाई अगर आपको इसके नीचे का एरिया चाहिए, इसके नीचे का अगर आपको एरिया चाहिए, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहता है, दूसरी बात जो मैं आपको पुट करना चाह रहा हूं, दूसरी बात जो मैं आपके सामने पिच करना चाह रहा हूं इंटीग्रेशन के बारे में, वो मैं ये करना चाह रहा हूं कि भाई अगर तुम्हारे पास में y और x में किसी भी दो क्वांटिटी में ग्राफ है, किसी भी तरह का ग्राफ अगर बना हुआ है, और मान लीजिए यहां पे लिमिट x1 x की
और यहां पे लिमिट है मान लीजिए x की x2, और आपको ये शेडेड एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो एरिया अंडर y x कर्व। अब जरूरी नहीं है वो y x कर्व हो, वो कोई भी कर्व हो सकता है, P और T के बीच में हो सकता है, F और T के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो क्वांटिटी के बीच में होगा। तो एक क्वांटिटी मैंने y मान ली और एक x मान ली, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब लाना है ना कि y x कर्व ही होगा, F T P P कुछ भी हो सकता है, पर मैं तो नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं कि एरिया अंडर कर्व बोल दो चाहे इसको आप। ये किसके इक्वल होगा भाई, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन dx। मतलब किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो क्वांटिटी यहां पे लिखी होगी ना x, मतलब कौन सी क्वांटिटी होती है आपकी, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके रेस्पेक्ट में होगा। और जो यहां पे क्वांटिटी लिखी हुई है y, उसका होगा, समझ रहे हो। तो इंटीग्रेशन y dx क्या दे रहा है आपको, अगर y और x में क्या है, ग्राफ है, अगर y और x में क्या है, ग्राफ है, तो किसका इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, आपको क्या देगा, एरिया अंडर y x कर्व देगा। क्या देगा, एरिया अंडर y x कर्व देगा। मान लो अगर यही एरिया चाहिए, यहां से यहां तक का ही चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे x1 और यहां पे लिखेंगे हम x2, तो यहां तक का एरिया मिल जाएगा। ये क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है इंटीग्रेशन का। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि भाई जो ग्राफ है वो f और t के बीच में है, ठीक है, और मान लीजिए किसी भी तरह का ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पे लिमिट लगी हुई है t1, यहां पे लिमिट लगी हुई है t2, ठीक है ना, और ये कुछ एरिया होगा जो भी होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इंटीग्रेशन, अब यहां पे क्या क्वांटिटी f है ना, तो यहां पे f, किसका इंटीग्रेशन, f का इंटीग्रेशन, यहां पे क्वांटिटी क्या है, t है, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। इसको ऐसा पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ f, dt लिखा मतलब t के रेस्पेक्ट में। ये किसके बराबर होगा, एरिया अंडर ft कर्व, एरिया अंडर ft कर्व, f और t का जो कर्व है उसके नीचे का एरिया, कहां से कहां तक, अगर मैंने यहां पर t1 से t2 लिया ना, तो बस यही एरिया आएगा, फ्रॉम t1 टू t2 ऐसे। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इंटीग्रेशन का। या तो आप ऐसे कहिए इट इज जस्ट इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहिए कि कोई जैसे f और t में अगर ग्राफ है तो उसके ग्राफ के नीचे का जो क्या है, एरिया है ना, उससे मैं अगर इंटीग्रेशन कह रहा हूं। थोड़ा सा और थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, फिर और इसको फील करेंगे अपन धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं आपका इसको अच्छे समझने के लिए, है ना, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई इधर P है और इधर T है, ठीक है, इधर P है और इधर T है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 3 और मैंने यहां पे लिखा 5 और T किस में है, सेकंड में है, और मैंने यहां पे लिख दिया F, ठीक है ना, F मान लीजिए न्यूटन में ले रहा हूं, और यहां पे मैंने जो लिखा वो लिखा मैंने यहां पे 10, ठीक है ना। मैंने यहां से आपसे पूछा कि फाइंड इंटीग्रेशन f dt, और यहां पे 3 5 लिखा है, मैंने ये पूछा। तो इस इक्वेशन के क्या मायने हैं, इस इक्वेशन का क्या मतलब है। सबसे पहले लिखा हुआ भाई इंटीग्रेशन, ये जो निशान आपको दिख रहा है सांप जैसा, है ना, स्नैक जैसा, तो ये इंटीग्रेशन पढ़ा जाएगा।
किसका इंटीग्रेशन? जो यहां पे सबसे पहले लिखा है, मतलब एफ का इंटीग्रेशन, और यहां पे dt लिखा है, इसका मतलब t के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात को? तो इंटीग्रेशन एफ dt, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास में फोर्स और टाइम में ग्राफ है, फोर्स में और टाइम में अगर आपके पास में ग्राफ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये चीज किसके बराबर है भाई? ये चीज किसके बराबर है सर? ये बराबर है एरिया अंडर एफ टी कर्व। सर ये किसके बराबर है? एरिया अंडर एफ टी कर्व। एफ और टी के बीच का, एफ और टी का जो ग्राफ है उसके नीचे जो एरिया है, मतलब सर ये जो एरिया, शेडेड एरिया, इसके बराबर है सर ये, और कुछ नहीं है सर ये। तो भाई ये एरिया क्या आप निकाल सकते हो? ये सर निकाल सकते हैं। सर ये वाली साइड कितनी है? 10, और सर ये वाली साइड ये कितनी है भाई? ये टोटल 5 है, और ये 3, इसका मतलब कितना बचा? 5 - 3 मतलब 2, तो सर ये होगा 20। ठीक है ना सर? इतनी कहानी है। तो 20 न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा सर, क्योंकि जो 10 है, इस 10 की यूनिट सर न्यूटन है, और सर ये जो 2 है इसकी यूनिट है सेकेंड, तो इसलिए न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो जो पहली बात समझाई वो क्या समझाई? कोई भी जो इंटीग्रेशन है, जैसे मान लो आपने कहा ये वाला पॉइंट ले लो, आप ये वाला ले लो, अगर ग्राफ y और x के बीच में है तो इंटीग्रेशन y dx क्या देगा? एरिया अंडर yx कर्व। अगर ग्राफ p और t के बीच में है, अगर ग्राफ p और t के बीच में है, तो इंटीग्रेशन p dt क्या देगा? एरिया अंडर pt ग्राफ। अगर ग्राफ z और y के बीच में है, तो इंटीग्रेशन z dy क्या देगा? एरिया अंडर zy कर्व। ये बात दिमाग में फिट हो गई? ठीक है ना? तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और अगर ही मैं कह रहा हूं कि यहां पे लिखा है y और यहां पे लिखा हुआ x, है ना, तो y और x में ग्राफ है, तो क्या होगा? y और x में ग्राफ है तो इंटीग्रेशन y dx क्या कहलाएगा? एरिया अंडर yx कर्व। वापस से थोड़ा सी कुछ आगे की बातें हम समझते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। मतलब जो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं अभी तक, जैसे मान लो ये इंटीग्रेशन है और यहां पे कुछ लिखा है और यहां पे कुछ ऐसा है, और एक ऑपरेटर है ये, इस ऑपरेटर को हम डेरिवेटिव ऑपरेटर कह रहे हैं, और ये जो है यहां से आता है सांप का निशान और dx, इसको हम कह रहे हैं इंटीग्रल ऑपरेटर। तो यहां पे जब भी कुछ पुट होगा उसका तो डिफरेंशिएशन होगा, और यहां पे जब भी कुछ रखा जाएगा उसका क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा यहां पे d/dx, और मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा y, तो इसको तो क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ेंगे इसको, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहां पे जो लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, और यहां पे x लिखा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में होता है, और जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो फिर ये ऑपरेटर को हम हटा देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, आपको याद दिला रहा हूं पुरानी बातें, अगर y इक्वल टू x की पावर फॉर एग्जांपल 3 है, x की पावर 3 है, तो जब इस ऑपरेटर में d/dx वाले ऑपरेटर में आपने यहां पे क्या पुट करा? x की पावर 3 पुट करा, तो ये वैल्यू कितनी मिलती है आपको? 3x² मिलती है, यस और नो? मिलती है ना? तो मैं वैसे ही कह रहा हूं कि यह निशान है, और यहां पे मैंने क्या पुट करा? y पुट करा, और यहां पे dx लिखा। इसको पढ़ेंगे क्या? पहले तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पहले तो ये पढ़ना सीखो। तो इसका निशान का मतलब क्या? इंटीग्रेशन किसका? जो यहां लिखा है उसका, और यहां पे जो dx लिखा है उसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और जब भी इंटीग्रेशन होता है तो फिर ये सांप वाला निशान और ये जो dx होता है वो हट जाता है। मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं?
मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब इंटीग्रेशन हो जाता है, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम ये वाला निशान एंड dx हटा देते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। जब क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम ये वाला निशान और dx को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उसको पकड़ के रखो, वहां पे हटाना है उसको। समझ में कहानी, समझ रहे हो। चलो, तो यहां तक की बात समझ में आई। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। कई बच्चों को ऐसा लगा कि यहाँ ये किताब में भी ये भी लिखा हुआ है सर, क्या कि डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। ये बात हमको समझ में आई, आप जो बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। और दूसरी बात आपने फिर ये समझाई कि अगर कोई भी ग्राफ है, देखो दो बातें समझाई मैंने आपको, जैसे कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसका, साइन एक्स का कर रहे हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कोस एक्स का क्या इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स हो जाएगा। मतलब उल्टा होते हैं एक दूसरे के सर। हाँ, बोले एक तो बात तो आपने ये हमारे दिमाग में बिठाई, और दूसरी बात आपने दिमाग में ये बिठाई कि अगर y और x में ग्राफ है, और हर ग्राफ का एक इक्वेशन होगा, तो y dx इंटीग्रेशन y dx आपको क्या देगा, इस ग्राफ के नीचे का क्या देगा, एरिया देगा। ये जो ग्राफ है उसके नीचे क्या देगा, आपको एरिया देगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का जो रियल लाइफ में जो यूज है ना, डेटा किसकी स्टडी, डेटा की स्टडी करने के लिए, किसकी स्टडी करने के लिए, डेटा की स्टडी करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो आज के टाइम में ग्राफ इज एवरीथिंग। जो भी एनालिसिस होती है बड़े बड़े डेटा की, वो ग्राफ्स के थ्रू होती है। बिना ग्राफ्स के हमको एनालिसिस, जैसे मान लो आपके जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो ग्राफ्स के थ्रू, ग्राफ के पैटर्न्स के थ्रू स्टडी कर करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि भाई अब अगर हम इस वाले में पैसा डालेंगे तो ये चीज बढ़ेगी और ये घटेगी। समझ रहे हो बात को। तो डेटा की एनालिसिस में इंटीग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आप ये समझिए, मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको फिजिक्स के हिसाब से समझाता हूं कि इंटीग्रेशन काम क्यों आ रहा है, हमको फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे यूजेस बता दूंगा मैं आपको। अगर आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन है, आपको पोजीशन चाहिए तो आप इंटीग्रेशन करेंगे। आपके पास में एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें वो धीरे धीरे समझ में आएंगी। पर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा बताता हूं कि मान लो एक बॉडी है, इस पे चार्ज है Q1, और दूसरी बॉडी है उस पे चार्ज है Q2, और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल R है। अगर ये पहला सवाल मैंने आपको दिया, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया और मैंने पूछा इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, चाहे कैसा भी हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला, उसका मैग्नीट्यूड होता है K, Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का स्क्वायर, कूलम लॉ बोलते हैं। 12th में पढ़ोगे आप इसको। ऐसे ही 9th 10th में आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। बोला हाँ सर पढ़ा है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई यहां पे आपका Q1 है, मतलब ठीक है, इस पे फोर्स हमको देखना है, पर यहां पे Q2 चार्ज भी है और यहां पे Q3 चार्ज भी, दो चार्ज है। तो होगा क्या, इस Q1 पर इस Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगा। ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर ये नहीं पता है आपको तो मैं आपको बता रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये वाला जो Q2 था, इस Q1 पे फोर्स इधर लगा रहा था, पहले रिपेल कर रहा था इसको, ठीक है ना। तो अब Q2 अभी भी क्या करोगे, इसको रिपेल करेगा, एक फोर्स इधर लगेगा F1, और Q3 जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q3 भी क्या करेगा, इस Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो ये भी फोर्स इस पे इधर लगाएगा। मान लो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल आपका F2 है ना। अगर ये डिस्टेंस मैं कहता हूं कि भाई R1 है और ये डिस्टेंस मैं कहता हूं कि भाई R2 है, तो Q1 पे नेट फोर्स क्या होगा? Q1 पे नेट फोर्स क्या होगा? इस पे नेट फोर्स, मतलब दोनों में जो फोर्स लग रहे हैं कि डायरेक्शन में लग रहे हैं जोड़ दो, F1 प्लस F2 कर दो, मतलब ऐसा हो जाएगा K इसकी वजह से, देखो पहले Q2 की वजह से, तो K Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी R1 स्क्वायर, और Q3 की वजह से क्या होगा? K Q1 Q3, डिस्टेंस कितनी है सर? R2 है, तो R2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चार्ज और लगा दूं आगे, और ये डिस्टेंस बताओ तो क्या करोगे सर? मान लो ये Q4 है, तो सर और जोड़ दो, K Q1 Q4, और सर मान लो डिस्टेंस अगर R3 है तो R3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। ऐसा चलेगा ना? बोला हाँ सर, क्योंकि ये वाला भी फोर्स पे इधर ही लगाएगा, तो सर ये जुड़ जाएगा। बोलिए यस सर, ठीक है साहब। अब मैं प्रॉब्लम आपको क्या दे रहा हूं वो समझना। मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, क्या कहा मैंने? समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, हमें फिजिक्स में इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर ये सीख लिया आज, तो ना तो 11th में ना ही 12th में कभी आपको दिक्कत होगी, नहीं तो ऐसा लगेगा हम क्यों ही पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मान लो मेरे पास में कोई क्या है कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, और इसकी ये जो लेंथ है हम मान लेते हैं L है, ठीक। और इस पे जो चार्ज की बात करें, माने चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। चार्ज कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब हर 1 मीटर में जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम है। हर 1 मीटर में चार्ज कितना है? लैम्डा कूलम है, ठीक है। समझ रही बात? समझ रहे हो? हर 1 मीटर पे चार्ज कितना है? लैम्डा। लैम्डा मैंने ऐसे कुछ वैल्यू मान ली, 1 मीटर पे लैम्डा, 2 मीटर पे जाओगे तो 2 लैम्डा हो गया, 3 मीटर पे जाओगे 3 लैम्डा, वैसे चार्ज बढ़ता जा रहा आगे, ठीक। यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पे कोई चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज मान लीजिए Q0 रखा हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि मुझे इस Q0 पे क्या बताओ, या Q मान लो, चलो आप तो Q मान लो, छोड़ो, है ना, Q रखा है। मैं बोल रहा हूं कि यहां से इससे R दूरी पे यहां पे कोई Q चार्ज पड़ा हुआ है, इस पे मुझे फोर्स बताओ। मैं पूछ रहा हूं आपसे, फोर्स ऑन Q ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड ऑफ चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर। इतना चार्ज वो है, उसके बाद चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लैम्डा कूलम पर मीटर है ना। तो फोर्स बताओ। अब फंस गए तुम, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो वैसे वैसे जो चार्ज है बढ़ता जा रहा है। कैसे निकालोगे? दूरी कहां से लोगे? मतलब आप सोच रहे काम करते हैं सर, यहां पे पूरा जो चार्ज होगा वो यहां पे होगा, सेंटर ऑफ चार्ज यहां पे होगा, सारा का सारा चार्ज सर यहां पे एक्यूमुलेटेड है। तो आप ऐसा कर लो, ऐसा समझ लो कि सर ये Q चार्ज हो गया और सारा का सारा जो चार्ज है वो सर यहां पे हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां सर? L/2 हो गई, और सारा का सारा जो चार्ज है वो यहां पर है, टोटल चार्ज। मान लो सर कैपिटल Q चार्ज होगा इसका पूरे का, और वो सर सेंटर पे होगा। अगर ये डिस्टेंस L है तो L/2 डिस्टेंस पे यहां पे सारा चार्ज आ जाएगा। तो सर आप ऐसे कर दो, K Q1 Q Q2 सर कैपिटल Q, और जो डिस्टेंस है सर ये तो R थी, और ये L/2 पर सेंटर ऑफ चार्ज L/2 पर यहां पे पूरा चार्ज इकट्ठा हो गया, तो आप R प्लस L/2 सर स्क्वायर कर दो, ये आंसर होगा। अगर आप यहां तक सोच रहे हो और आप यहां तक अगर पहुंचे हैं तो एक बात गलत है, सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेटा हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है, ध्यान से अगर देखो ना तुम, यहां पे चार्ज है Q, ये डिस्टेंस है R। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो ना वैसे वैसे जो चार्ज है वो बदलता जा रहा है, यहां पे अलग, फिर और अलग, फिर और अलग, फिर और अलग, फिर और अलग होता जा रहा है। तो कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चंस को? हम ऐसे सोचते हैं कि एक काम करते हैं
इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ लो, छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ लो, छोटे छोटी टुकड़ों में तोड़ लो। पहले इस टुकड़े की वजह से यहां पे देखो कितना फोर्स, फिर इस टुकड़े की वजह से यहां पे फोर्स, फिर इस टुकड़े की वजह से यहां पे फोर्स, फिर इस टुकड़े की वजह से यहां पे फोर्स, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। पहले हम ये सोच रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे स्ट्रिप ले लेते हैं और हर स्ट्रिप में थोड़ा थोड़ा चार्ज होगा, उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे। पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए, फिर ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, फिर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, समझ रहे? तो बेसिकली अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? हमको जितने भी ये फोर्स हैं, जितने भी ये फोर्स सबकी वजह से जो फोर्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे और सबकी वजह से जो भी फोर्स होगा उन फोर्स को हम क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो यहां पे छोटी स्ट्रिप लेते जाओ, छोटी स्ट्रिप लेते जाओ, तो इसकी वजह से यहां पे फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से यहां पे फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से यहां पे फोर्स निकालेंगे। और जितनी ये स्ट्रिप की साइज आप छोटी करते जाओगे, जितनी आप ये स्ट्रिप की साइज क्या करते जाओगे? छोटे करते जाओगे, वैसे वैसे एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। पर ये चीज तो फिर जीवन पर्यंत चलेगी, तो क्योंकि हम जितना छोटा करेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। 1000 टुकड़ा करा किसी ने, कोई पागल हो गया, उसने 2000 टुकड़े कर दिए, और कोई बहुत पागल हो, उसने 1 लाख टुकड़े कर दिए इसके, और पागल हो गया कोई, तो उसने 2 लाख टुकड़े कर दिए। किसी ने 10 करोड़ करते जाओ, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, तुम्हारे पुरखे निकल जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तो भी ये सवाल खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे नहीं करते इसको। इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है इस चीज में। इंटीग्रेशन से हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझना, थोड़ा सिखाऊंगा अभी मैं आपको। ऐसी चीजें हम 11 12 में पूरी साल करने वाले हैं। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं अभी कि इंटीग्रेशन हमको काम क्यों आ रहा है, बस इतना फील कराना चाह रहा हूं एक बार। तो भाई अगर मान लो यहां से x दूरी पर जाऊं मैं, और x दूरी पे जाके यहां से मैंने बहुत छोटी सी dx मोटाई की एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली। देखो dx लिखा ना, x के आगे d लगा दे, इसका मतलब है बहुत छोटी है। मतलब अगर यहां से यहां तक की लेंथ फॉर एग्जांपल 5 होगी समझो, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ की बात कर रहा हूं ना, ये 5.000000003 होगी। इतना छोटा है मतलब ये चीज। अगर यहां से यहां तक की लेंथ 5 मान रहा हूं, तो यहां से यहां तक की 5.00003 इतनी छोटी होगी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो मैंने इतनी छोटी स्ट्रिप ले ली, इस क्यू से x दूरी पर आकर मैंने क्या करा, इस क्यू से मैंने x दूरी पर आके एक बहुत dx मोटाई छोटी सी स्ट्रिप ले ली। बोले ठीक है साहब, बहुत छोटी सी है। अब अगर ये स्ट्रिप बहुत छोटी है, अगर ये स्ट्रिप बहुत छोटी, बहुत पतली है, तो इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज तो इस पूरी रॉड में है, तो इसमें जो क्या होगा, इसमें जो चार्ज होगा वो भी बहुत थोड़ा सा होगा, dq होगा। हाँ, तो ये भी बहुत क्या होगा, छोटा होगा, बहुत क्या होगा, छोटा चार्ज होगा। बोला हाँ सर। बोले ठीक है। तो जब आप यहां से यहां आ रहे हो, जब आप यहां से क्या कर रहे हो, यहां आ रहे हो, यहां से जब आप यहां आ रहे हो, ठीक है ना, तो उतना फोर्स में बदलाव नहीं हो रहा है, फोर्स में चेंज नहीं हो रहा है, या यहां से यहां आने पर चार्ज में इतना चेंज नहीं हुआ। जैसे मान लो अगर मैं फोर्स लिखता हूं, है ना, यहां से, मतलब केवल यहां से की बात कर रहा हूं मैं, ये स्ट्रिप ले लूं इतनी बड़ी, फिर फोर्स लिखूं, फिर इतनी बड़ी लिखूं, फिर फोर्स लिखूं, तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है छोटी, बहुत पतली डिस्टेंस है, तो यहां से लेकर यहां तक चार्ज में जो चेंज है उतना नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटी स्ट्रिप है ये, तो इसमें तो चार्ज है बहुत, मतलब यहां तक का चार्ज, और फिर यहां से थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर बिल्कुल चार्ज बहुत कम चेंज है, समझ रहे हो। तो इसलिए अब इसको कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे फोर्स, इसको कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन मदद कैसे करता है, फोर्स बिटवीन Q एंड DQ। तो DQ की ये जो स्ट्रिप लिया आपने, तो इसमें जो थोड़ा सा चार्ज, उसकी वजह से इस पे फोर्स देखेंगे पहले, तो क्या करेगा ये थोड़ा सा चार्ज, इसको रिपेल करेगा ऐसे इधर, तो फोर्स भी क्या होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। भाई छोटी सी स्ट्रिप है तो थोड़ा सा चार्ज, और थोड़ा सा चार्ज इस पे थोड़ा सा ही फोर्स, छोटा सा फोर्स लगाएगा। बोला हाँ, Q1 Q, Q2 DQ, और डिस्टेंस कितनी x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक छोटी सी स्ट्रिप की वजह से फोर्स लिख लिया।
पर हमारा आइडिया तो यही था ना कि छोटी 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 बहुत सारी स्ट्रिप आप क्या करो, तोड़ लो, और उन सभी स्ट्रिप्स की वजह से जो फोर्स है इस क्यू पे वही हमारा आंसर होगा। बोले यस सर, यही तो आइडिया था। पर इसे टुकड़े छोटे 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 अगर सर इसके टुकड़े करने बैठ गए और फिर करने लग गए तो हमारा तो पूरा जीवन निकल जाएगा। हाँ, पर आइडिया तो वही था कि छोटे छोटे टुकड़े करो और हर टुकड़े की वजह से क्या लिखो, फोर्स लिखो, और फिर उन सारे फोर्सेस क्या करना है, जोड़ना भी। अभी पहले टुकड़े करेंगे, हर टुकड़े की वजह से फोर्स लिखेंगे और उन सारे फोर्सेस क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन हमें यही कमाल देता है। अगर आप इस वाली इक्वेशन का क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो, इस वाली इक्वेशन का क्या कर देते हो, अगर इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको ये जो इंटीग्रेशन डीएफ है, इंटीग्रेशन जो डीएफ है, डीएफ है जैसे इंटीग्रेशन लगा, इसका मतलब ये टोटल फोर्स देगा आपको, ये ऑटोमेटिक जोड़ देगा। इंटीग्रेशन का मतलब ये सब चीजों को इंटीग्रेट कर देगा, मतलब जोड़ देगा। तो छोड़, ये एक टुकड़े की वजह से निकाला ना आपने, तो आपने क्या करा, एक टुकड़े की वजह से यहां पे फोर्स निकाला। अगर आप लिमिट लगा दोगे तो अपने आप इंटीग्रेशन एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो सब टुकड़ों की वजह से जो फोर्सेस होगा उनको जोड़ देगा। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं कि हमको बैठ के टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे, हर टुकड़े की वजह से फोर्स नहीं लिखना पड़ेगा और फिर उन फोर्सेस को जोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप कर देगा, ये ऐसा ऑपरेटर है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। समझ में बात कुछ? अब यहां पे कहां से लिमिट लगेगी, तो पहले अगर डीक्यू लिखो, इसका अगर ये डीक्यू की बात करें, डीक्यू कितना होगा, डीक्यू कितना होगा, तो डीक्यू कितना होगा, एक मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज था, तो आपको तो कितने मीटर में चाहिए, डीएक्स मीटर में चाहिए, तो डीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएक्स हो जाएगा। अरे भाई मैंने क्या बोला था, चार्ज क्या, लैम्डा कूलम पर मीटर है, 1 मीटर में चार्ज लैम्डा, 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा, तो डीएक्स मीटर में लैम्डा इंटू डीएक्स, गुणा तो कर रहे हैं ना वैसे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया के क्यू डीक्यू बराबर लैम्डा डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां पे के क्यू लैम्डा तो कांस्टेंट है और यहां पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके एक्स स्क्वायर का हो रहा है, तो यहां पे एक्स की लिमिट आएगी, मतलब डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कहां से मतलब जो पहला जो टुकड़ा लेना हम शुरू करेंगे वो यहां से शुरू करेंगे, यहां से, और उस पहले टुकड़े की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एक्स होनी चाहिए। सॉरी कितना था, ये आर था ना शायद, पहले मेन क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी थी, आर थी, और पहले टुकड़े की जो डिस्टेंस है, पहले टुकड़े की जो डिस्टेंस है कितनी थी, आर थी। तो सर लिमिट जो है वो कहां से स्टार्ट होगी, आर से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी, और अंतिम टुकड़ा कहां पर होगा, लास्ट टुकड़ा सर यहां पे होगा, लास्ट जो टुकड़ा होगा वो यहां होगा और जो फर्स्ट टुकड़ा होगा वो यहां होगा। तो फर्स्ट टुकड़ा की जो डिस्टेंस है वो कितनी, आर, और जो अंतिम टुकड़ा है जहां तक हमको फोर्स सारे जोड़ने हैं, तो हमको ऐसे करते करते पहले इसकी वजह से फोर्स, फिर इसकी वजह से फोर्स, फिर इसकी वजह से फोर्स, फिर इसकी वजह से फोर्स, ऐसे करते करते यहां तक पहुंचना है, और फिर इसकी वजह से फोर्स, और फिर सबको जोड़ना है। और इंटीग्रेशन ये काम आपको ऑटोमेटिक करके देगा, बस समझ रहे हो। तो जो लास्ट टुकड़ा है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये हो गई आर, और ये कितनी थी, एल थी, तो कितना हो गया, आर प्लस एल, आर प्लस एल, तो ये लिमिट लगा दी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो तो मैं सिखाऊंगा ही, पर मेरा मकसद यही था अभी तक आपको सिखाना कि इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्या काम आता है। तो जैसे दोबारा समझा देता हूं एक बार आपको मैं, बस से ताकि वो फील आ जाए। जैसे ये सवाल था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताओ, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस अगर तो आपने लिखा है बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है साहब, और चार्ज अगर एक और लगा दिया यहाँ पे Q3, तो अब इस पे फोर्स बताओ, तो सर ये भी लगाएगा इस पे फोर्स, ये भी इधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा, तीनों जैसे सब फोर्स जोड़ दो। अगर इन तीन चार्ज की जगह अब मैं बोलूं कि मेरे पास सवाल ऐसा, यूनिफॉर्म रोड ऐसी, अब इस यूनिफॉर्म रोड की वजह से ये जो Q चार्ज है यहां पे फोर्स बताओ, है ना, तो थोड़ी समस्या में फंस गए, तो नहीं हो रहा। तो सोचा क्या, सब क्या करो, सिर्फ टुकड़े करो सर, छोटे 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 टुकड़े करो, और हर टुकड़े की वजह से इस क्यू पे क्या निकालो, फोर्स निकालो, और सब फोर्स की डायरेक्शन सर इधर ही होगी, तो आप उन सब फोर्स क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आंसर आ जाएगा। पर समस्या तो वही है ना, पहले टुकड़े करो, और टुकड़े इतने छोटे करने पड़ेंगे एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, जिसकी आदत नहीं तो दूसरे हमारे तो जीवन में टुकड़े करने में निकल जाएगा। फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा जिसमें हम जाके फोर्सेस लिखेंगे, चौथे जन्म में आधे जो टुकड़े हैं उनके फोर्सेस जोड़ेंगे, फिर आगे तो मतलब जन्म के जन्म निकल जाएंगे, ये सवाल नहीं होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन हमको ये सुविधा देता है
कि आप एक काम कर लो, एक छोटा टुकड़ा ले लो, वो छोटे टुकड़े की वजह से यहां पे फोर्स लिख लो, फिर आप क्या करो, लिमिट लगा दो, कहां से पहला टुकड़ा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हो रहा है, और अंतिम टुकड़ा कहां पर है, यहां पर है, और लिमिट लगा दो डिस्टेंस की, लो आपका काम हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना अगर आपको आता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं वो तो, पर फील दिलाना जरूरी है पहले कि इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है। तो 3 चीजें बताई मैंने आपको। पहला कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है। ये पहले साइंटिस्ट को नहीं पता था सच में कि है क्या, वो बाद में पता लगा यार इनमें रिलेशन, और रिलेशन तो ऐसा वाला रिलेशन इनमें, तो ये बाद में पता लगा। और जो मेन क्रक्स था, जो इतनी सालों के बाद में पता लगा, वही लाइन सबसे पहले मैंने तुम्हें बताई ताकि आपको दिमाग में वो फिट हो। दूसरा क्रक्स, क्योंकि एक दिन की मेहनत नहीं है ना इंटीग्रेशन की, सालों की मेहनत है, और वो आप एक बार में पढ़ लेते हो। सोचो आपको कितना पका पकाया तैयार माल मिल रहा है, सोचो आप, और वो बेचारे कितने मेहनत करते थे। दूसरा जो क्रक्स मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी ग्राफ, प्रॉब्लम ये थी साइंटिस्ट लोगों के सामने, प्रॉब्लम ये थी कि भाई अगर इस तरह का ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे आराम से, इस तरह का ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया आराम से निकाल लेंगे, पर भाई अगर इस तरह का ग्राफ है तो ना हो पा रहा। उन्होंने कोशिश बड़ी करी ऐसे करने की, पर यहां पे ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो खराब हो रहा था। फिर सोचा एक काम करते हैं, स्ट्रिप्स को थोड़ी छोटी कर देते हैं और छोटी कर देते हैं, पर रियलिटी में तो एरिया यहां पे भी खराब हो रहा था, समझ रहे हो। तो फिर दिमाग लगाया गया कि भाई ये जो ग्राफ होता है ना, अगर y और x में ग्राफ है, y और x में अगर ग्राफ है, तो yx ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वही आपको क्या देता है, इंटीग्रेशन y dx देता है। तो क्या लिखा हुआ इंटीग्रेशन y dx मतलब क्या है इसका मतलब, तो क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन p dt मतलब इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा कि भाई इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ी सी बातें अपन अच्छे से करेंगे, इसको समझेंगे। हमको जो करना है अभी फिजिक्स में वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा। तो जो पहली लाइन सिखाई थी मैंने आपको कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इज इंटीग्रेशन है। फिर मैंने एक लाइन बोली थी आपको, जैसे मानो मैंने कहा कि भाई अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल यहां पे x की पावर n है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, यही होता है ना। तो अगर आप इसका क्या करते हो, इसका अगर आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, इसका आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, इसका क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन अगर आप करते हो, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर n मिलेगा। मैं ये समझा रहा हूं, उल्टा होता है, ठीक है, समझो, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, फिर मैं आपको एक लाइन बोल रहा था बार बार कि भाई जैसे आपने d बाई डी एक्स मतलब इस ऑपरेटर में sin x डाला, तो आपको sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, cos x मिलता है। तो मैं कह रहा था कि यार cos x का जो इंटीग्रेशन है ना, cos x का जो इंटीग्रेशन है आपको sin x मिलेगा। बोल रहा था ना मैं आपको उल्टा होगा, पर मैं एक लाइन तब एक बोल रहा था, पर मैंने उस पर इतना ध्यान दिलाया नहीं, आप कब दिला रहा हूं कि कांस्टेंट ऐड करेंगे। मैं बोल रहा था बार बार, बोल रहा था नहीं कांस्टेंट ऐड करते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा वापस से कि भाई आपने अगर डिफरेंशिएशन किया किसका, मान लीजिए cos x का आपने डिफरेंशिएशन किया, तो सर आपको माइनस साइन x मिलता है, बोला हाँ, पर जब आप माइनस साइन x का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको cos x मिलेगा, और आप यहां पर एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। यस, यही मैं बोल रहा था। तो अब मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश करूंगा कि c ऐड क्यों किया जाता है, क्या वजह है इसके पीछे की, ठीक है ना। बोलो ओके सर। चलो, तो ये चीज समझनी है तो थोड़ा समझते हैं पहले एक बार अपन, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें पढ़ेंगे। आ जाओ, ध्यान समझना बेटा। पहला फर्स्ट रूल मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पावर रूल, इंटीग्रेशन, ध्यान समझना क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, उसके पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से पहला स्टार्ट होता है अपना, ठीक है ना। तो सर ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1
और यहां पे क्या ऐड कर देंगे, सी ऐड कर देंगे। सी बोले तो कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। इस कांस्टेंट के मीनिंग क्या है, मायने क्या है, क्यों लगाते हैं, वो समझाऊंगा अभी आपको, 2 मिनट रुको, पर पहले थोड़ा समझो। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एन है वो कभी भी इक्वल किसके नहीं होगा, -1 के नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब n -1 के इक्वल ना हो। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, इस पे ध्यान समझना। जैसे मैंने बोला फर्स्ट एग्जांपल कि भाई इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। मतलब क्या हो गया, x की पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, मैंने कहा इंटीग्रेशन कीजिए x की पावर 4 का, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4+1 अपॉन 4+1 प्लस सी। मतलब x की पावर 5/5 प्लस सी। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ रूट x विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा। तो सर रूट का मतलब क्या होता है, देखो मैं जब भी बोल रहा हूं इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सांप वाला निशान और dx हटा देते हैं, हटा दिया अपन ने, हटा रहे हैं। तो पावर कितनी है, 1/2। तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी। क्योंकि किसी भी चीज पे अगर रूट है इसका मतलब उस पे पावर कितनी लगी हुई है बेटा, 1/2 लगी हुई है। तो फॉर्मूला तो ये इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 यही है ना। तो n कितना, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया x की पावर 3/2 1/2 + 1 मतलब 1 में कितने हाफ होते हैं, 2 और 1 हाफ, ये 3 हाफ हो गया ना, 3/2 प्लस सी। मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2/3 लिख सकते हो। भाई 3/2 नीचे लिखा है, इसका मतलब उल्टा 2/3 लिख सकते हो इसको। यस सर, x की पावर 3/2 प्लस सी। इस तरीके से ये पावर रूल काम करता है। क्लियर है, आओ अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे मैंने कहा कि यार अगर सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना कि अगर डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन अगर सर 2x है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 2x का इंटीग्रेशन x² होगा। यस, यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने पहले लाइन पढ़ी थी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स ऑपरेशन इज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। तो भाई x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है ना। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² होगा। तो लाइन क्या लग रहा है, जिसमें दोबारा अगर मैं कह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर x² का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है, तो क्या 2x का इंटीग्रेशन x² होगा। हाँ, अच्छा चलो एक काम करो बेटा, आप x² + 1 का करो, x² + 1 का करो डिफरेंशिएशन। सर क्या दिक्कत है, सर x² का 2x और 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो सर 2x ही आया ना। डिफरेंशिएशन करो, x² + पाई का करो, क्या आएगा, 2x आएगा। डिफरेंशिएशन करो, x² + 5 का करो, क्या आएगा, 2x ही आएगा। तो भाई x² का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन x², पर x² + 1 का भी 2x है, x² + पाई का भी 2x है, x² + 5 का भी 2x है, x² + 7 का भी क्या है, 2x है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप 2x का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो केवल x² कैसे लिख सकते हो, x² कैसे लिख सकते हो, x² भी हो सकता है, x² + 0 भी हो सकता है, ये x² + 1 भी हो सकता है, ये x² + पाई भी हो सकता है, ये x² + 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो मतलब यहां पे कुछ जुड़ रहा है, प्लस के बाद में कुछ जुड़ रहा है, पाई या 5 कुछ। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पे
प्लस सी, मतलब कांस्टेंट, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है इसलिए प्लस सी लिखा जाता है। अब बात समझ में, प्लस सी क्यों लिख रहे हैं? ओके, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर मतलब उल्टा, मतलब हाँ सर उल्टा होता है, बात सही बोल रहे हो, उल्टा होता है। बट सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी तो डिफरेंशिएशन 2x होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस पाई का डिफरेंशिएशन भी 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन भी 2x होता है। तो सर 2x का जो इंटीग्रेशन है ना, वो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस पाई भी हो सकता है, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7 भी हो सकता है, सर कुछ भी हो सकता है वो, अगर उल्टा है तो। भाई जैसे यहां से ही सवाल से देखें, अगर सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए। अगर सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x है, तो सर 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना प्लस में यहाँ पे, इसलिए सी जोड़ रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है, ओके। अगर आप सॉल्व करके देखते हैं तो भी आपको एक्स स्क्वायर तो मिलेगा। अभी फॉर्मूला बताया, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2x dx, इसको सॉल्व करना, मान लो सारी चीज करके दिखा रहा हूं तो आपको। तो ये 2 है, तो 2 तो कांस्टेंट लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं x dx। यहां पावर कितनी है? 1 है। x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन वाला। क्या फॉर्मूला होता था? इंटीग्रेशन और dx हटा देंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया ना। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ प्लस सी ऐसे जुड़ जाता है। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, चलो। तो जिस फर्स्ट रूल पे हम काम कर रहे थे, पहला रूल इतना ही था, थोड़ा फटाफट समझते हैं, फटाफट से खत्म करेंगे इसको। देखो, पहला जो रूल था वो यही था जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मुझे x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे x के रेस्पेक्ट में। आ जाओ। वो c क्यों आता है वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हम जो ये इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, जिसपे कोई लिमिट नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। देखो, अगर थोड़ी सी बात करें तो इंटीग्रेशन के टाइप्स की पर जाएं तो एक तो होता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, है ना, और एक होता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन विद लिमिट। ये दो पढ़ते हैं। तो जिसमें लिमिट नहीं होती, बिना लिमिट वाले, विदाउट लिमिट वाले, विदाउट लिमिट वाले इनडिफाइनाइट, और विद लिमिट वाले उनको बोलते हैं डिफाइनाइट। फॉर्मूले सबके लिए सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। तो पहले इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और कुछ नहीं बचा, बस खत्म हो चुका है काम इसका। आ जाओ। तो x की पावर 3/2 dx मतलब n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो भाई क्या हो जाएगा? देखो, 3/2 प्लस 1, 3 तो पहले से 1/2 और 1 में 2 1/2 होते हैं, तो 5 हो गए ना। तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, मतलब ये हो गया 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2। ठीक, तो आई होप फर्स्ट जो रूल है वो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे इंटीग्रेशन करके दिखाओ x की पावर -1 का, ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा खतरनाक सवाल है। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक, बहुत डरावना है, डेंजरस क्वेश्चन है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो, x की पावर फॉर्मूला लगाते हो, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, मतलब x की पावर 0/0 प्लस c, मतलब सर 1/0/c, और 1/0 तो इनफाइनाइट प्लस c तो इनफाइनाइट। अनडिफाइंड हो गया ये गलत है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, जब आपको अगर याद हो थोड़ा सा, फर्स्ट लाइन क्या बताई थी? डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट
ऑपरेशन इज इंटीग्रेशन। आपको अगर याद हो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, याद है क्या? log x का डिफरेंशिएशन कितना आया था, याद है? 1/x। कितना आया था? 1/x। या फिर इसको लिख दो आप x की पावर -1, बात तो एक ही हुआ भाई। 1/x को क्या लिख सकते हो आप? x की पावर -1 लिख सकते हो ना। हाँ, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। इसलिए ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? log x होगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 जो होगा x के रेस्पेक्ट में, वो क्या होगा? log x होगा। ये नहीं होगा, ये होगा। बस समझ आई? इसलिए मैंने फॉर्मूले में पहले लिख दिया था x की पावर n का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, कहां पे लिखा था? यहां पे, कि ये जो n है ये क्या नहीं लेना है? -1 नहीं लेना है। इसलिए मैंने कहा था आपको, ठीक है बेटा? तो n जो है आपको क्या नहीं लेना? -1 नहीं लेना, इसलिए मैंने आपको बोला था। ठीक है ना? ठीक है ना? तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x उल्टा। ठीक है? बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए x की पावर n का आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं और पास में कोई कांस्टेंट आ गया, तो जैसे अपन डिफरेंशिएशन में करते थे ना, वैसे ही करना है। कांस्टेंट को बाहर ले लेना है और x की पावर n का कर दो। x की पावर n का तो पता ही आपको क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, और कोई भी जो कांस्टेंट होगा c डैश के जो भी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है? जैसे अगर मैंने बोला इंटीग्रेशन करिए 3x की क्यूब का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 3 बाहर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे? x की क्यूब का करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, क्योंकि 3+1 अपॉन 3+1 कर रहे हैं ना, इसलिए आ गया आंसर 3/4 x की पावर 4 प्लस c। बात समझ आ गई? अगर मैंने कहा कि बेटा ये करो, x की पावर 7/7 का करो, प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा, वीडियो पॉज करना है फिर करते जाना है। सर 1/7 तो कैसे? कांस्टेंट बाहर ले लो, x की पावर 7 का करेंगे, क्या हो जाएगा? x की पावर 7+1 अपॉन 7+1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा? 1/7 x की पावर 8 अपॉन 8 मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा? ये x की पावर 8/56 56 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? और देख लो, मैंने कहा इंटीग्रेशन करिए 3/2 रूट x का, क्या दिक्कत है? 3/2 को बाहर ले लो, अब रूट x का कर दो केवल। ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके करते जाने बेटा। तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा? 3/2 x की पावर 3/2 अपॉन नीचे 3/2, तो क्या हो जाएगा? 3/2 2/3 x की पावर 3/2, 2 से 2 3 से 3 कट गया, तो x की पावर 3/2 इज आंसर। ठीक है? समझ में आ गया? ओके सर, अच्छा लो ध्यान समझना बेटा, यहां पर भी वही सीक्वेंस, सब कुछ वैसा का वैसा। जैसे मान लो आपको a + b और dx, मतलब a और b क्या है? a एंड b क्या है? फंक्शन ऑफ x है। a एंड b क्या है? फंक्शन ऑफ क्या है? x है। इतना ही सीखना है, ज्यादा नहीं सीखना। ये माइनस है तो माइनस, सबसे पहले क्या कर दोगे? a का कर लोगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना, फिर किसका कर दोगे? b का कर दोगे x के रेस्पेक्ट में, काम खत्म। सवाल देखते हैं इस रूल पे। चलो, जैसे मान लो मैंने कहा t³ t² + 1 dt, ये निकालो भाई, ये मैंने बोला, ये सवाल करो। ठीक है? तो सबसे पहले किसका करेंगे? शुरुआत में कर रहे थे, सब कुछ तोड़ के दिखा रहा हूं एक बार, ये तो डायरेक्ट करते हैं हम तो हमेशा। प्लस इंटीग्रेशन t² करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और फिर 1 का करेंगे t के रेस्पेक्ट में। ठीक है? t का क्यूब का कर रहे हैं,
तो t की पावर 3+1 अपॉन 3+1 मतलब t की पावर 4/4, पावर रूल लगा दिया। t स्क्वायर करेंगे तो 2+1 अपॉन 2+1 मतलब t की पावर 3/3। ठीक है, अब कई बच्चे आके यहां पे अटक जाएंगे। इंटीग्रेशन 1 dt अगर है तो t, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx है तो x, इंटीग्रेशन 1 इंटू dz है तो z आंसर होगा। सर कैसे आ रहा है ये? चलो समझा देता हूं आपको, ध्यान समझना। तो किसी भी चीज पे पावर अगर 1, इसको क्या लिख सकते हैं? मैं t की पावर 0 लिख सकता हूं इसको, ध्यान देखो, मैंने बोला ये निकालना आपको। भाई 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? t की पावर 0 लिख सकता हूं? बोला हाँ सर लिख सकता हूं। यहां पे x की पावर n लगा दो। यहां पे फॉर्मूले में ये क्या था? मैंने क्या बोलता? n बस -1 ना और कुछ भी हो, -1 तो n ही 0 है, तो क्या होगा? t की पावर 0+1 अपॉन 0+1। लो साहब, t आ गया आंसर। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि भाई अगर 1 इंटू dx है तो x, इंटीग्रेशन 1 इंटू dt है तो t, इंटीग्रेशन 1 इंटू dz है तो z, इंटीग्रेशन dp है तो p, इंटीग्रेशन जो भी है dq है तो q। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन क्या है? 1 dt है तो क्या आ जाएगा? t आ जाएगा और फिर लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे। तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? एक दो क्वेश्चन और देखना चाहते हो, करना चाहते हो? चलो बेटा एक आधे क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस यहां तक की कहानी और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन में खत्म हो गया आपका। मान लो मैंने बोला कि आप करके दिखाइए 3y की पावर 2 y स्क्वायर y प्लस 4 किसके रेस्पेक्ट में करिए? y के रेस्पेक्ट में करिए, ये मैंने बोला आपको। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो, देखो ध्यान से, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे। अब डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, y की पावर 4 क्या हो जाएगा? y की पावर 5/5, पावर रूल लगा दिया। फिर 2 है, 2 को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, y स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 2 है तो 2+1 अपॉन 2+1 तो y 3/3। y का, केवल y का है ना, केवल y का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में तो y की पावर 1+1 अपॉन 1+1 मतलब y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना, समझ रहे हो बात को? तो y स्क्वायर बाय 2 और फिर क्या? इंटीग्रेशन 4 dy होगा, क्योंकि 4 बचा केवल, और 4 क्या है? कांस्टेंट है 4 तो 4 बाहर dy, और इंटीग्रेशन dy क्या हो जाएगा? केवल y हो जाएगा। अभी पढ़ाया मैंने 2 मिनट पहले, बताइए बात तो देखो आपको। इंटीग्रेशन dt, t इंटीग्रेशन dx, x इंटीग्रेशन dp, p इंटीग्रेशन dq, q। तो ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन dy, ये क्या होगा? y होगा, तो ये कितना हो गया? 4y हो गया। बात समझ आई? हो गया सवाल खत्म, प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ में क्या? नहीं भाई, बेसिकली ये तो किया है मैंने, क्या किया? और 3y की पावर 4 dy, इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन y dy, इंटीग्रेशन 4 dy, यही किया, वो सॉल्व कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, ऐसा ही है। चलो, अगर ये हो जाता है तो अपन समझेंगे अब डी फाइनाइट इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन विद लिमिट। अब कैसे करते हैं? बड़ी सिंपल सी कहानी है, समझेंगे हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं पहले, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, समझो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, और इसको बोल, नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। मान लो मैंने ऊपर वाली लिमिट ली, फॉर एग्जांपल 3, ये वाली लिमिट को हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। तो कोई बड़ी कहानी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मतलब अगर आपको ये सॉल्व करना आता है ना, एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या होता है ये? सर पावर रूल लगा दो, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 होता है सर, मतलब एक्स की पावर 3/3 हो गया आंसर, है ना? तो यहां तक तो पहुंचा दो ना पहले इसको। अगर आप इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो कहानी वहां तक की है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3/3, ये इंटीग्रेशन वाला निशान हट जाएगा और डीएक्स हट जाएगा, ये लिख दिया। पर जब लिमिट के साथ में होता है तो क्या करा जाता है? मतलब लिमिट यहां पे लोअर लिमिट कितनी है? 1, और अपर लिमिट कितनी है? 3। अब कैसे करते हैं?
आपने किसके रेस्पेक्ट में किया इंटीग्रेशन, पहले वो ढूंढो। सर एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, तो अब ढूंढिए सवाल में। जब आंसर आपका आ गया तो आंसर में जहां पर एक्स लिखा है, जहां पे एक्स लिखा है, सबसे पहले आप वहां क्या करेंगे, आप अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है। फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, फिर आप उसे सॉल्व कर लेंगे। मतलब मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, सबसे पहले मैं एक्स की जगह जहां एक्स लिखा है वहां सबसे पहले मैं अपर लिमिट जो कितनी है 3 है, उस 3 को मैं एक्स की जगह रखूंगा। एक्स की जगह रखा 3 पे एक्स पे क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है 3, तो मैंने क्यूब लगाई 3। नीचे क्या है अपॉन में 3, तो अपॉन में 3। फिर मैंने बोला था माइनस लगाना है, माइनस लगाया। फिर जहां पर एक्स लिखा है उसके जगह आप क्या रखोगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखोगे। यहां पर एक्स की जगह लोअर लिमिट जो कि 1 है, वो 1 रख दो एक्स की जगह। पावर कितनी है 3 लगा दो। नीचे कितना लिखा हुआ है 3 लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो, यही मैं बोल रहा था पहले भी। तो ये 3 ऊपर 3 का क्यूब, 3 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब ऊपर 3 नीचे, एक 3 से एक पावर 3 कटेगी, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 1/3। यही आंसर है लो साहब। ये 3 9 कितना हो जाएगा 27, 27 माइनस 1 मतलब 26/3 ही इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे करना होता है। एक आधा सवाल और देख लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता क्या, फॉर एग्जाम्पल आप सॉल्व कर रहे होते x की पावर, चलो दूसरा लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। sin x dx ये ले लिया अपन ने, ठीक। और लिमिट लगा दी फॉर एग्जाम्पल आपने 0 से लेकर π/2। मैंने बोला इसको सॉल्व करो यार, है ना, सॉल्व कर सकते, क्या दिक्कत है। तो पहले अगर sin x का इंटीग्रेशन देखें तो क्या होता है, हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो सर माइनस का जो sin x होगा उसका इंटीग्रेशन, उसका उल्टा cos x होगा। या फिर से आप इसको ऐसे कहिए कि जो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो क्या होता है, माइनस का cos x होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अगर सर cos x का डिफरेंशिएशन अगर माइनस sin x होता है तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा। या फिर ऐसे कहिए कि sin x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x होता है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, माइनस का cos x। सॉल्व कर लिया, पर लिमिट है यहाँ पे, तो लिमिट सबसे पहले 0, फिर यहाँ पे पर क्या π/2। क्या सिखाया था मैंने कि जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है वो क्या है, x है। तो x की जगह पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखनी। मतलब हाँ सर, ये माइनस पहले से बाहर निकाल लो एक बार, केवल इतना ही रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो अपन को जब हम करें। इस अंदर वाले मसाले को सॉल्व करते हैं पहले ना। x की जगह पहले अपर लिमिट बोले तो π/2, x की जगह पहले π/2, ठीक है। फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट मतलब 0 ये रखेंगे। cos π/2, cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये 1। अभी माइनस अंदर जाएगा तो -0 और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब आंसर कितना आया, +1 आया। आंसर कितना आया, +1 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो ऐसे लिमिट वाले क्वेश्चन करते हैं। एक आधा सवाल और देख लेते हैं भाई, ताकि आपका ये पूरा जो डर है लिमिट वाला वो निकल ही जाए आज। मैंने बोला यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, और यहां पे 7 है, और यहां पे x² है। ये करो भाई, x² मतलब चलो कुछ अलग ले लेते हैं, 3/2 है। ये लो सर, सिंपल तो वैसा रखो 7 x की पावर 3/2 dx, और लिमिट क्या है सर 1 और 3, तो कोई दिक्कत नहीं है सर।
पावर फॉर्मूला एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और लिमिट क्या है सर 1 से 3 है। 3/2 + 1 5/2 हो गया तो x की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 ठीक है। लिमिट क्या है 1 से 3 है। ध्यान से अगर देखें तो 5/2 क्या लिख सकते हैं 2/5 और x की पावर 5/2 लिमिट 1 से 3 बस। चलो तो कितना हो गया ये 14 बाई क्या हो गया 5 हो गया। बोला हाँ सर। क्या सिखाया था x की जगह पहले अपर लिमिट, इस x की जगह पहले अपर लिमिट मतलब 3 रख दो तो 3 पावर कितनी है 5/2 है फिर माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट कितनी है 1 है 1 रख दो 1 की पावर 5/2 बस खत्म हो गया सवाल। 14/5 3 की पावर 5/2 -1 ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है कुछ बातें और पूछता हूं मैं आपसे, कुछ सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में एक ग्राफ है, मेरे पास में ये एक ग्राफ है ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है 0 ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है पाई, यहां पे लिखा हुआ है π/2, यहां पे लिखा है 3π/2 और यहां पे लिखा है 2π। ठीक है मैं आपको बोल रहा हूं ये शेडेड जो एरिया दिख रहा है आपको, अगर मैं कहता हूं इफ ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = sin x is shown, अगर मैंने कहा इफ ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = sin x is shown then find शेडेड एरिया, तो मैंने बोला कि भाई जो शेडेड एरिया है ना ये वाला ये निकालो, कर सकते हो। तो भाई आपको जो ग्राफ है वो y और x में दे रखा है ना, और हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से जानते हैं क्या, अगर y और x में ग्राफ है तो इंटीग्रेशन y dx आपको क्या देगा एरिया अंडर yx कर्व देगा। तो अगर आपको ये एरिया निकालना है बस क्या है ये कुछ नहीं है इंटीग्रेशन y dx है ये, बोला हाँ। पर सर आपको सवाल में जो पूछा है वो यहां से लेकर यहां तक एरिया पूछा है, इसका मतलब हमको जो पूछा है यहां पे हमको तो ये करना है y dx और लिमिट है पहली 0 और दूसरी लिमिट क्या है पाई है, ये आपको चाहिए सर, ये निकालना है। और यही क्या है आपका रिक्वायर्ड एरिया, जो हमको एरिया निकालना ना ये इस रिक्वायर्ड एरिया के क्या होगा, ये चीज होगी रिक्वायर्ड एरिया के क्या होगी बराबर होगी। तो ये मैंने सिखाया था आपको, अगर y और x में ग्राफ है तो इंटीग्रेशन y dx क्या होगा एरिया अंडर yx कर्व। लिमिट कहां से लगा दी 0 से π/2, 0 से पाई तक क्यों लगाई क्योंकि मेरे को इतना ही एरिया चाहिए। अगर मेरे को ये वाला भी पूछ लेता वो कि भाई यहां से लेकर यहां तक एरिया बताओ, या केवल ये पूछ लेता, ये पूछता केवल इतना एरिया पूछता तो मैं लिमिट लगाता कहां से पाई से 3π/2 तक। अगर ये एरिया पूछता केवल इतना पूछता तो कहां से कहां तक लिमिट लगाता 3π/2 से 2π तक लगाता। अगर ये पूरा पूछता तो पाई से 2π तक लगाता। समझ रहे हो बात की गहराई? ठीक है सर, पर हमें तो ये लाल वाला इतना ही पूछा है तो कहां से 0 से लेकर पाई तक होगा। ठीक है और भाई y किसके बराबर है, जो एरिया है ये जो y किसके बराबर है y सर y बराबर सवाल में दे रखा है सर sin x है, y तो कितना है sin x है, तो y की जगह क्या रख दो sin x रख दो। चलो साहब सॉल्व कर लो। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x। sin x का क्या होता है माइनस cos x। क्यों होता है क्योंकि हम जानते हैं cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा, मतलब sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। तो याद रखना ये बात, sin x का क्या होता है माइनस का cos x, तो माइनस का cos x लिमिट 0 से पाई। और ठीक है साहब
अब लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, अपर लिमिट क्या है, पाई है, कोस पाई, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, तो कॉस 0 एक्स की जगह, तो जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है उसकी जगह। तो देखो माइनस कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, अगर बात करी जाए कोस पाई की वैल्यू, कोस 180 डिग्री, तो ये होता है आपका माइनस का 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है ना, तो माइनस अंदर क्या हो गया, -1 माइनस का 2, तो ये आपका आ गया प्लस का 2, ठीक है ना, तो ये जो एरिया होगा ये प्लस का 2 होगा, समझ नहीं बात। तो इस तरीके से हम इनको चीजों को सॉल्व करते हैं, तो लगभग इतना ही इंटीग्रेशन आपको काम आने वाला है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी काम नहीं आएगा, इतना मैंने बहुत बता दिया आपको। फिर भी कुछ एक सवाल होते हैं एक आधे जो बहुत अच्छे, मतलब कोई 0.1% काम आएंगे वो क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, ज्यादातर वो जेई वाले बच्चों के लिए काम होता है, नीट में नहीं आता काम में इतने, फिर भी बहुत कम, ना के बराबर वो क्वेश्चंस होते हैं। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको उसका भी समझा देता हूं, वो सवाल कैसे करे जाते हैं, पर ना के बराबर है वो, हमको नीट में इतने काम में वो नहीं आने वाले, जितना आपको सिखाया उतना ही आपको काम आएगा। फिर भी उससे पहले आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको मैं सिखाता हूं, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ इंटीग्रेशन है जो हमको काम आएंगे। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे साइन स्क्वायर जो एक्स होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है -1 cos 2x/2, एक फॉर्मूला तो ये इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, cos स्क्वायर x का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए जो आपको याद होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन इस पे आते हैं, अगर ये इंटीग्रेशन आपको करना है तो, ठीक है ना। तो भाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, इसके 1 - cos 2x/2 के बराबर होता है। तो पहले ये रखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जो काम आएंगे आपको, तो 1 - cos 2x/2, इसको ऐसा लिखेंगे पहले, ठीक है। फिर इसको अलग अलग कर लो, सिखाया था ना 1/2 dx, फिर -1/2 cos 2x dx, ऐसे लिख लेंगे, अलग अलग कर लिया, तोड़ लिया इसको, 1/2 - cos 2x/2 है ना, तो पहले 1/2 फिर इसका। अब देखो तो 1/2 ठीक है, इंटीग्रेशन जो dx है वो तो x के बराबर हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब यहां से देखो, यहां से सॉल्व करेंगे इसको, cos 2x dx है ना। अब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये x हो गया, तो x/2, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन dx क्या हो गया, x/2 हो गया, ठीक है। -1/2, 1/2। अब cos 2x का क्या होगा, cos 2x का क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। cos 2x का क्या होगा, देखो थोड़ा समझते हैं, फिर वापस वहां पे आएंगे। cos 2x, cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin x, क्योंकि हम जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन मतलब इसका उल्टा sin x होगा, ठीक है ना। तो cos x का, cos x अगर केवल cos x होता, अगर केवल cos x होता तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता, sin x होता ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, cos 2x लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, cos 2x, तो cos 2x का क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे sin 2x, ध्यान सुनना। डिफरेंशिएशन में जब x का जो भी मल्टीपल होता था वो मल्टीप्लाई में आता था, पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहां पे ये जो 2 होगा वो नीचे आएगा, ये अलग चीज है। डिफरेंशिएशन जब आपको करना होता था, किसका डिफरेंशिएशन, जब आप cos 2x का अगर डिफरेंशिएशन मान लो आपको करना होता था, तो इसको पहले आप cos का करते, cos का क्या होता था, माइनस का sin 2x, और फिर मल्टीप्लाई में आप किसका करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, किसका, 2x का, तो कितना होता था, ये जो 2 है, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आता था, यस और नो। पर इंटीग्रेशन का जो खेल है वो थोड़ा सा अलग है। यहां पे क्या, जैसे मान लो कि करना है ना आपको, cos 2x का करना है ना आपको इंटीग्रेशन, तो भाई cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो यहां पे 2x वैसा वैसा लिख दो, sin 2x। जब डिफरेंशिएशन कर रहे होते थे तो हमने इस cos का डिफरेंशिएशन लिखा, माइनस का sin 2x लिखा यहाँ पे, और फिर जो 2x होता था इसका दोबारा डिफरेंशिएट करते थे मल्टीप्लाई में, चेन रूल याद आया ना,
बट यहां पर क्या होता है ना, मतलब यहां पे तो x का मल्टीपल जो है वो 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, पर यहां पर जो x का मल्टीपल है ना 2 वो मल्टीप्लाई में नहीं बल्कि डिवाइड में आएगा। मतलब बेसिकली यहां पे ये हो रहा है, यहां पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, 2x का कर रहे हैं। तो ये हो जैसा हो जाएगा sin 2x बाय 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 होता है। तो इसलिए यहां पे जब आप लिखोगे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, sin 2x बाय 2। तो ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा sin स्क्वायर x का। sin स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन वो फाइनल ये होगा। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना होता किसका, sin 2x का करना होता, समझो। तो भाई साइन का क्या होता है, नॉर्मली कॉस होता है माइनस का, तो आप लिखेंगे माइनस कॉस 2x, बट अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा किसका, 2x का। अपॉन में डिफरेंशिएशन किसका होगा, 2x का। ऐसे किया जाता है इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या बच जाएगा, ये माइनस का cos 2x बाय 2। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता, e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। बट अगर मैं बोलता डिफरेंशिएशन करो e की पावर 4x का, तो आप कैसे करते थे, याद करो, e की पावर 4x लग दिया, फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होता था किसका, 4x का, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 4 आ जाता था। मतलब आप इसका आंसर लिखोगे 4 e की पावर 4x। मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में सिखा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो, उनके फॉर्मूले एक दूसरे में मिक्स मैच ना हो। पर अगर आपसे पूछ लिया इंटीग्रेशन बताओ e की पावर 4x का बताओ, तो e की पावर 4x का इंटीग्रेशन तो e की पावर 4x, ठीक है। बट जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, यहां पे 4x का डिफरेंशिएशन आपने मल्टीप्लाई में किया ना, बट अपॉन में होगा यहां पे डिफरेंशिएशन किसका, 4x का। तो क्या हो गया, ये e की पावर 4x बाय 4, ऐसे होगा। समझ रहे हो बात को, ऐसे होता है। चलो एक और देख लेते हैं। अगर मान लो ऐसा होता 3x, चलो मैं कुछ आपको और बताता हूं, इसके तरीके बताता हूं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस 2 की पावर 5 dx, इसको करना होता, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स इन क्वेश्चंस को किया जाता है सिंपल तरीके से। जैसे मान लो क्या कर देंगे अपन, आप x प्लस जो 2 है ना, x प्लस 2 ये जो चीज है, इसको आप कुछ पुट कर दो। जैसे मान लो आपने इसको पुट कर दिया u, हालांकि नीट में काम आएगा नहीं, फिर भी मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूं आपको, ताकि आपको अगर कुछ ऐसा देखो कभी तो आपको ये पता लग जाए। तो x प्लस 2 को क्या पुट कर दो, आप u पुट कर दो, ठीक है। अब आप दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो x का डिफरेंशिएशन आप यहां पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट कर रहे हो आप इसको, तो ये यहां पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो dx, 2 का कितना हो गया 0, और यहां पे u का du, ऐसे समझ रहे बात को। तो इस तरीके से अपने डिफरेंशिएट कर दिया इसको। कहने का मतलब या तो ऐसे बोलो, आपको ये चीज समझ नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन अपन ने कर दिया किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो कि दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो x का तो कितना हो जाएगा, x का तो कितना हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, भाई इसको ऐसे समझो आप कि आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, इसको जिसको आपने पुट किया है ना उसी का, ठीक है ना। तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और 2 का 0 हो गया, और ये कितना हो गया du by dx हो गया। तो मैं आपको बोल रहा था कि du बराबर क्या आ गया, dx आ गया, ये मैं आपको बोल रहा था, ठीक है ना, du बराबर dx आ गया। तो बस अगर du बराबर dx आ गया तो उसको क्या लिखोगे आप, क्योंकि आपने तो x प्लस 2 बराबर क्या माना, u माना, आपने तो x प्लस 2 बराबर क्या माना है, x प्लस 2 बराबर क्या माना है, u माना है ना, तो ये तो u हो गया, u हो गया, u पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, बोले ठीक है साहब 5 हो गई। और dx बराबर क्या है भाई, dx बराबर क्या है, dx बराबर du है, तो du लिख दो। अब क्या ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है, बोल हाँ सर ये तो आराम सॉल्व हो जाएगा सर, ये कितना हो गया, u की पावर 6/6 हो गया सर, ये तो हमारा हो जाता है सर। अगर यहाँ पे भी u का फंक्शन है और यहाँ पे भी u के रिस्पेक्ट में करना, तो ये तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब वापस से आप पुट कर दो, u की वैल्यू वापस से पुट कर दो, भाई u की वैल्यू कितनी है, u के बराबर कितना माना था आपने, x प्लस 2 माना था, दोबारा रख दो आप x प्लस 2,
पावर 6 हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे सोचते, कैसे सोचते कि x प्लस 2 की पावर 5 है, सब आप इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो, पावर रूल लगा दो। तो पावर रूल अगर लगाते उस पूरे पे, इस पूरे पे पावर रूल लगाते तो क्या होता, 5 + 1 अपॉन 5 + 1, पावर रूल लगा दिया, ठीक है ना, ये हो गया। और फिर क्या करते थे अपन, डिवाइड में, क्या करना, डिवाइड में अब डिफरेंशिएशन कर दो किसका, अंदर वाले मसाले का, मतलब x + 2 का। देखो क्या हो जाएगा, तो x + 2 पे पावर कितनी, 5 + 1 6, 5 + 1 6, और इसका क्या डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया, और 2 का कितना हो गया डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो अभी भी वही आंसर आ रहा है, x + 2 पे पावर 6 अपॉन 6, मैच कर लो। तो दो तरीके बता दिए तुमको मैंने, ठीक है ना। देखो x + 2 पे पावर 5 है, तो आपने क्या करा, x + 2 को क्या मान लिया, u मान लिया, क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है ना। और फिर दोनों तरफ आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसको, तो आपने को क्या मिला, du बराबर dx मिला, du बराबर क्या मिला, dx मिला, ठीक है ना। तो आपने dx की जो du बराबर dx मिला, तो आपने x + 2 बराबर क्या माना, u माना, तो यहाँ पे u लिख दिया, पावर कितनी है 5 लिख दिया, और dx बराबर क्या है, du लिख दिया। अब इसका तो आराम से कर सकते हैं, बोला हाँ सर u की पावर 6/6 हो जाएगा पावर रूल से। अब वापस u की वैल्यू रख दो, u बराबर कितना, x + 2 रख दिया तो आंसर आ गया। एक और तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, क्या है, क्या है कि भाई पहले पावर रूल लगा दो इस पूरे पे, इस पूरे को x मान लो, तो x की पावर x + 2 पे इसको x मान लो, तो क्या हो जाएगा 5 + 1 अपॉन 5 + 1, और फिर अंदर वाले मसाले का, अभी तो पावर का ही किया अपन ने, अब क्या अंदर वाले मसाले का डिफरेंशिएशन नीचे होता है, तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन नीचे करते थे, और डिफरेंशिएशन में अपन जो चेन रूल में जब लगाते हैं तो उसमें साथ में जो डिफरेंशिएशन होता है वो मल्टीप्लाई में होता जाता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं, यहाँ पे डिवाइड में आता है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रूल से करते हैं। एक बार अगर सब्स्टिट्यूशन रूल से करें, मान लो मैंने क्या मान लिया, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ये पूरे मसाले को अगर मैं मान लो, मैं चाहता हूं कि मेरा dy किसी के बराबर आ जाए और ये खत्म हो जाए, मैं सिंपल सा मैं चाह रहा हूं कि ये जो चीज है ना यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो एक सिंपल फंक्शन बन जाए। मान लो अगर मैंने 1 + y² को फॉर एग्जांपल u माना, और दोनों तरफ अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो y के रेस्पेक्ट में 1 का करता हूं अगर मान लो, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया y के रेस्पेक्ट में, 1 का हो गया कितना, देखो ऐसे करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन, इधर भी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, 1 का कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा y² करेंगे तो 2y dy/dx हो गया, ये ठीक है ना, dy/dx हो गया। सॉरी x के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में ना, देखो ऐसा करते हैं इसको, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों तरफ एक ही डिफरेंशिएशन चलेगा ना, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन कितना हो गया du/dy, अब देखो 1 का कितना हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन, और y² का 2y, हालांकि लिखते हैं ऐसा ही है dy/dy, तो ये एक हो जाएगा, कट जाएगा, तो बेसिकली क्या हो गया y² का 2y, ठीक है ना, और du/dy। तो हमने यहां से क्या देखा कि 2y dy बराबर क्या आ रहा है du आ रहा है, बस हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। तो ध्यान से अगर देखो तो 2y dy यहां पर है, 2y dy किसके बराबर आ रहा है, du के बराबर आ रहा, और हमने जो अंदर वाला मसाला है, ध्यान से कर देखो 1 + y², इसको हमने क्या माना था, इसको हमने क्या पुट किया था, u पुट किया था, तो ये हमारा हो गया अंदर वाला मसाला u, बोलो ओके, और रूट लगा हुआ इसका मतलब ये हो गया पावर 1/2, बोलो ओके, ठीक है। और 2y dy किसके बराबर है, 2y dy du के बराबर है, अल्लो भी सॉल्व हो सकता है, हाँ सर आराम सॉल्व हो सकता है, तो ये पावर रूल लगा दो सर, पावर रूल लगाएंगे 1/2 है, तो u की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया u पर पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब ये हो गया 2/3 u की पावर 3/2, और लो सवाल खत्म हो गया। अब u की वैल्यू वापस रख दो, u की वैल्यू कितनी थी, u बराबर कितना 1 + y² था, 1 + y² की पावर 3/2, लो सवाल, हमारा सवाल खत्म, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बस इतना ही रहता है बेटा, और कुछ नहीं है।
सिंपल सिंपल फंड है। तो यहां तक इंटीग्रेशन आपको सीखना है, बार बार में इस वीडियो को देख लेना, इतना ही आपको काम आएगा। सब्स्टिट्यूशन भी बता दिया है, ज्यादातर हमको काम आता नहीं, अगर काम भी आए तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अपन कोई चीज को पुट करते हैं वहां से और इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके आता है, फिर करते हैं। इतना अगर आपने सीख लिया तो आपको बहुत है, इतना ही सीखना है बस, ठीक है ना। और थोड़ी प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में देता हूं 10-15 क्वेश्चन, ताकि आप उनको थोड़ा सा और सॉल्व करें, थोड़ी सी और प्रैक्टिस बनाएं। और भी किसी बुक में कहीं से क्वेश्चन अगर वो मिल रहा है इंटीग्रेशन का, तो करते जाइए। फिर जब अपन काइनेमेटिक्स में घुसेंगे ना, तो वहां पे अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, वहां पे से और प्रैक्टिस करेंगे। फिर अब आप बच्चों को प्रॉब्लम ही आएगी, सर कभी आप इंटीग्रेशन कर देते हो, कभी आप डिफरेंशिएशन कर देते हो, पता ही नहीं लगता। तो वो बातें भी तब मैं करूंगा जब आपको मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा। वहां पे जब अपन रियल फिजिक्स में घुसेंगे, एंट्री करेंगे, तो एकदम से आपको सामने नई चीजें नहीं होंगी, आपको देखी भी लगेंगी चीजें, तो आपको समझ में आएगी फिजिक्स। इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, बाइनोमियल थ्योरम आपको मैंने पहले पढ़ा दी है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। तो मैंने बहुत सारी जो चीजें, लॉगरिथम है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में आपको पहले से ही लेके चल रहा हूं, ताकि जब हम आगे फिजिक्स पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए, आपका बेस मजबूत रहे। जब आप क्लास में बैठे हो, किसी भी जगह पढ़ रहे हो आप अगर अभी भी, है ना, तो आपके अंदर एक अलग ही निखार हो। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको चीजें समझ में आ रही हूं, तो मैं चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा कहीं पे पीछे छूटे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। अच्छा अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।